जहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट की बात है तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला तो वाइफ वेल क्वालिफाइड हो। दूसरा है कि वाइफ ने शादी से पहले या शादी के बाद नौकरी की हो। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि वाइफ जानबूझकर नौकरी नहीं ढूंढ रही। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों 125 के मुकदमे में, भरण पोषण के मुकदमे में ये सवाल बहुत बार आता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है या फिर हस्बैंड के बराबर उसकी एजुकेशन है या कई बार उससे ज़्यादा भी देखने को मिलती है। फिर भी कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पत्नी का वेल क्वालिफाइड होते हुए भी पत्नी के फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस कर दिया जाता है। तो सवाल ये आता है कि जब पत्नी वेल क्वालिफाइड है और CRPC 125 सबसेक्शन 1 की जो पहली कंडीशन है, इनएबिलिटी टू मेंटेन हर सेल्फ, जब उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे कोर्ट को सेटिस्फाई किए बिना भी यहाँ पे वाइफ द्वारा मेंटेनेंस ले लिया जाता है। तो हमको कई बार ये पता नहीं होता कि हम कोर्ट में अपनी बात किस तरह रखें, किस तरह के जजमेंट्स हैं जिनका रेफर कोर्ट में दिया जाए, क्योंकि 125 के अंदर जो हस्बैंड के फेवर में जजमेंट्स है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जजमेंट्स आपको वाइफ के फेवर के ही मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हस्बैंड के फेवर में जजमेंट्स दिए गए 125 के, लेकिन वो जजमेंट्स आपको पता होना चाहिए ताकि कोर्ट को आप रेफर कर सके ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, रिसेंट जजमेंट मार्च का 19 मार्च 2025 का, जहाँ पे वाइफ का जो इंटरिम मेंटेनेंस था उसको खारिज कर दिया। और खारिज करने का जो ग्राउंड था वो ये है कि वाइफ इज़ हाईली क्वालिफाइड एंड शी इज़ नॉट एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट वाई शी इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। लीगल इश्यूज इस केस के अंदर थे जो कोर्ट को डिसाइड करने थे। तो पहले इशू में कोर्ट को देखना था वेदर एन एजुकेटेड एंड एबल बॉडीड स्पाउस हु इज़ कैपेबल ऑफ अर्निंग कैन क्लेम इंटरिम मेंटेनेंस। मतलब ऐसी महिला जो कि वेल एजुकेटेड एंड एबल बॉडीड है, मतलब फिजिकली फिट है वो, एंड शी इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ अर्निंग, क्योंकि वेल क्वालिफाइड है और मान लीजिए उसने पहले जॉब किया है, नौकरी करी है, तो शी इज़ कैपेबल ऑफ अर्निंग ऑल्सो। तो ऐसी महिला के इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नाउ सेकंड लीगल इशू, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये कहता है कि ये साबित करना कि जो वाइफ है वो कैपेबल ऑफ अर्निंग नहीं है और उसके पति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ पे होता है। तीसरा इससे इंपॉर्टेंट इशू ये था कि मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस। कई बार सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर चुका है कि पत्नी की और बच्चों की मेंटेनेंस करना ये पति की एक नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जहाँ वाइफ कमाने की काबिलियत रखती है लेकिन जानबूझकर नौकरी नहीं करी, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी जो ये मॉरल लीगल ऑब्लिगेशन लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इम्पैक्ट ऑफ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अगर पत्नी द्वारा कुछ फैक्ट्स छुपाए जाते हैं केस के दौरान, मान लो उसके एजुकेशन को लेकर फैक्ट्स छुपाए जाते हैं या फिर उसने कहीं नौकरी करी है या कर रही है, ऐसे फैक्ट्स को अगर कंसील किया जाता है तो फिर क्या उसका उस केस की क्रेडिबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? तो ये 4 इश्यूज थे जो कोर्ट को डिसाइड करने थे। अब यहाँ पे केस की बात करें तो वाइफ ने क्लेम किया था कि शादी से पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी और कभी काम नहीं किया। सेकंड क्लेम उसने ये किया है कि वो शादी के बाद से, एक्चुअली शादी के बाद वो फॉरेन चले गए थे और वहाँ से रिटर्न होने के बाद उसने कभी जॉब नहीं की, वो अनएम्प्लॉयड रही है। तीसरा उसने क्लेम किया था कि उसके स्पाउस की इनकम बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो हस्बैंड का जवाब था वो इस प्रकार था, वाइफ इज़ वेल क्वालिफाइड, इंटरनेशनल बिजनेस मास्टर्स किया है उसने। सेकेंडली शादी से पहले उसने दुबई में नौकरी करी है, शादी के बाद अपने पिता की कंपनी में HR रही है। तीसरा उसने अपनी नौकरी की बात की है कि उसकी नौकरी भी जा चुकी है। अब बात ये थी कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी, कोर्ट को कौन सी चीज़ ऑब्जर्व करनी थी। पहली चीज़ है डेलिब्रेट एम्प्लॉयमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी जानबूझकर बेरोजगार दिखा रही हो या बेरोजगार बन रही हो, वो नौकरी पाने की कोशिश नहीं कर रही क्योंकि शी इज़ वेल क्वालिफाइड, क्योंकि पत्नियाँ वेल क्वालिफाइड और शादी से पहले जॉब कर चुकी है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए वो जानबूझकर नौकरी नहीं कर रही। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ड्यूटी टू सीक एम्प्लॉयमेंट। तो कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ आप मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए बेरोजगार बन के नहीं बैठ सकते। तो आपकी जिम्मेदारी है आप नौकरी ढूंढें और अपना खर्चा खुद वहन करें। ये कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कोर्ट ने किन जजमेंट्स को रेफर किया और फाइनली जो वाइफ की पिटीशन है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो हम जजमेंट्स की बात करेंगे, कौन से जजमेंट्स पे कोर्ट ने रिलाई किया, पिटिशनर ने कौन जजमेंट्स की बात की और जो रेस्पोंडेंट है पति ने कौन से जजमेंट्स की बात की। तो देखिए, जहाँ तक पत्नी पक्ष की बात है तो पत्नी पक्ष ने पहला जजमेंट बात की, रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट की बात की, जिसमें कहा गया अगर पति अपनी नौकरी खो देता है तब भी पति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पत्नी और बच्चों का खर्चा वहन करे। सेकंड जजमेंट जिस पे पत्नी रिलाई कर रही थी वो था शैलजा बनाम खुबाना, जिसमें कहा गया कि कैपेबल ऑफ अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग में फ़र्क होता है। मतलब ये कि वाइफ यहाँ पे वेल एजुकेटेड है लेकिन एज पर वाइफ 2007 के बाद उसने कभी नौकरी नहीं की, तो नाउ शी इज़ नॉट एक्चुअली अर्निंग। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैपेबल ऑफ अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग। अब देखिए, हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश देने से पहले कुछ जजमेंट्स पे रिलाई किया जो कि हस्बैंड के फेवर में थे, जैसे कि गुरप्रीत धारीवाल वर्सेस अमित जैन। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वेल एजुकेटेड वाइफ है वो इंटरिम मेंटेनेंस की हकदार नहीं है।
वेल एजुकेटेड वाइफ एंड शी इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, तो यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस देने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सेकंड जजमेंट है मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन। केस में कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि जो मेंटेनेंस है उसको एज ए वेपन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हथियार के तौर पे पति के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और प्रेजेंट केस में पति की जॉब जा चुकी है, तो जाहिर सी बात है इंटरिम मेंटेनेंस कैन नॉट बी यूज ए वेपन अगेंस्ट हस्बैंड, क्योंकि दोनों सेम सिचुएशन पे है। पत्नी के पास भी जॉब नहीं है, पति के पास भी जॉब नहीं है, बट दोनों वेल क्वालिफाइड है, तो एक ही व्यक्ति पे बर्डन क्यों डाला जाए। तो ये टिप्पणी थी मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन के अंदर। तो फाइनली इस केस के अंदर जो कोर्ट की फाइंडिंग है वो कुछ इस प्रकार है कि कोर्ट ने पाया कि जो वाइफ है शी इज़ वेल एजुकेटेड एंड एबल बॉडीड, और वो जानबूझकर एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ रही। तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो 125 का प्रावधान है वो बेसिकली मेंटेनेंस देना है टू वाइफ हु इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अर्निंग या हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। इस केस के अंदर पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, पहले वो जॉब कर चुकी है, मतलब कैपेबल ऑफ अर्निंग है। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम इडलनेस जो बेरोजगारी है कि मुझे काम नहीं करना, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। दोस्तों जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करके भी हमसे जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। जहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट की बात है कि ये कौन सी कंडीशन पे जजमेंट एप्लीकेबल होगा, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला तो वाइफ वेल क्वालिफाइड हो, दूसरा है कि वाइफ ने शादी से पहले या शादी के बाद, मतलब जब आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है उससे पहले तक नौकरी की हो। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि वाइफ जानबूझकर नौकरी नहीं ढूंढ रही, तो ऐसी परिस्थिति में जजमेंट एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी समझ में आई होगी, जितना हो सके जानकारी को शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए